हम स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि लास्ट क्लास में जो हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सब पढ़े थे वो आपने रिवीजन उसका किया होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आज हम क्लास 6 पर हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास पे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि वो ब्रांच साइंस की जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर कर कर स्टडी करते हैं, जिससे हम उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे कि जब न्यूटन ने प्लानिटरी मोशन के बारे में बोला था, यानी कि जब ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने बताया था, तब उसने मैटर का सिंपल सिर्फ एक बिहेवियर कंसिडर किया था, पार्टिकल बिहेवियर। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं तब हम उसका डुअल बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। तो इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन है, एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होगी, क्या साइज होगा, क्या शेप होगी, क्या एनर्जी होगी, वो कौन सी ऑर्बिटल में होगा। ऑर्बिटल से हम मतलब है जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन के एटम में ये न्यूक्लियस होता है, ये एक शेल हो गई। तो इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी ना किसी एक ऑर्बिटल में लाई कर रहे होते हैं। वो भी आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल होता क्या है। ओके, सो एक सिस्टम डिजाइन किया था श्रोडिंगर ने। उसमें उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। इक्वेशन कुछ वो अजीब सी इक्वेशन थी, उसे याद नहीं करना है, वो काफ़ी बड़ी इक्वेशन है वो। तो उसमें कुछ इस तरीके से उन्होंने ये एच कैप होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे हम हैमिल्टोनियन भी बोलते हैं। ये भी आपको याद नहीं करना है, ये बस मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि ये हैमिल्टोनियन वेक्टर करके होता है। इसका एक उन्होंने फंक्शन दिया था साई, और इसे एक इक्वल बोला था उन्होंने ई साई के। ये जो ई है ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और साई क्या होता है, ये वेव फंक्शन होता है अपना, वेव फंक्शन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं ना इस शेल में, वो कोई ना कोई जो एनर्जी इमिट कर रहे होंगे उसको उसने साई की टर्म्स में लिखा। यानी एक तरीके से उसने साई को एक वो मान लिया, नोटेशन, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन का कुछ भी बता सकते हैं आराम से। जब हमने इसको मतलब श्रोडिंगर ने जब इसको सॉल्व किया था ना हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जो पर्टिकुलर एनर्जीज निकल कर आई थी वो साई की टर्म्स में निकल कर आई थी। और साई जो है एक फंक्शन ही है। और लेट से कि उसने फर्स्ट शेल की अगर एनर्जी निकाली, फर्स्ट शेल ये है, ये सेकंड शेल हो गई अपनी, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कुछ निकल कर आई होगी, कुछ कोफिशिएंट होगा इधर लेट से ए, और इधर साई, कुछ इस तरीके से एनर्जीज निकल कर आई थी, बी साई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। सो यहाँ पर ये जो ए बी ये जो कोफिशिएंट्स आए थे, ये उसने क्वांटम नंबर्स बोला था इनको। यानी कि ये कुछ एनर्जी स्टेट थी जिनकी वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, यानी जो साई है, उससे ये एनर्जी स्टेट की एनर्जी डिटरमाइन हो रही थी। तो वो जो एनर्जी डिटरमाइन हो रही थी या कुछ भी डिटरमाइन हो रहा था वो कैरेक्टराइज हो रहा था, यानी वो पता लगा जा सकता था 3 क्वांटम नंबर से। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy level the electron can occupy and the corresponding wave function psi। ये y लिखा हुआ है, psi है इधर, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। यानी कि हर एक एनर्जी लेवल पर कुछ जो इक्वेशन निकल कर आएगी उस एनर्जी की, वो कुछ साई की टर्म्स में निकल कर आई। ठीक है, और वो जो इक्वेशन आई निकल कर उसको हमने डिटरमाइन किया था 3 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से, जिसमें पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे डिनोट कर रहे थे हम एन से, दूसरा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट कर रहे थे एल से, और तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट कर रहे थे एम से। सो पर्टिकुलरली ये 3 क्वांटम नंबर हैं जिनकी वजह से हम डिटरमाइन करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं एनर्जी स्टेट को श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से। तो आज हम इन्हीं क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। कि जब हमने वेव फंक्शन को डिटरमाइन किया था कि वेव फंक्शन कुछ आया था निकलकर किसी, लेट से हाइड्रोजन एटम के लिए हम कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ वेव फंक्शन आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रोटेट कर रहा है, लेट से कोई शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो इसको ही हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसी को ही हमने बोल दिया एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो जिस एनर्जी की वो फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन इमिट कर रहा है वो कुछ साई के टर्म्स में आई। सो इस तरीके से होता है बस ये, इसे इतने को आप जो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं कि ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर एक्चुअली में है क्या। सो ऑर्बिटल्स की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ हम शेप, साइज, ओरिएंटेशन कैसी है उसकी, ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर रहे थे। अगर हमारे पास कोई स्मॉल साइज की ओरिएंटेशन है
तो उसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलने की उम्मीद वहां पे ज्यादा है। तो जेम्स का क्वेश्चन है, सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जेम्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसी की मदद से ही आप इनऑर्गेनिक में जितनी भी चीजें होती हैं, SPDF शेल वाले जो चैप्टर्स हैं वो कवर होंगे। ठीक है, तो उसकी नींव इस चैप्टर से रखी जाती है। ओके, सो हम कहाँ पे थे? हम अभी बात करें तो ऑर्बिटल्स की। यस, सो ऑर्बिटल्स की जो शेप्स, ऑर्बिटल्स की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शेप, साइज, ओरिएंटेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई छोटी ऑर्बिटल है तो उसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़्यादा है। अब आप खुद सोचो, अगर मेरे पास न्यूक्लियस ये है और उसके पास कोई एक छोटी सी ऑर्बिटल है और एक है कोई बड़ी ऑर्बिटल, तो ऑब्वियसली अगर कोई छोटी ऑर्बिटल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और बड़ी अगर मेरे पास ऑर्बिटल है तो वहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि ईच, और ये जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं हर एक ऑर्बिटल को, तो ये डेजिग्नेट की जाती है 3 क्वांटम नंबर से, जो अभी हमने ऊपर पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और लास्ट वाला था एम, जिसे हम बोल रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से बोल रहे थे। तो ये हमारे पास 3 क्वांटम नंबर होते हैं। तो अभी हम एक एक कर कर इनको पढ़ते भी हैं कि इनकी मदद से हम शेप, ओरिएंटेशन या फिर एनर्जी किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर हम देख रहे थे कि प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। Similarly, shape and orientation mean that there is more probability of finding the electron along certain direction than along others. यानी कि अब अगर मुझे साइज पता है ऑर्बिटल का तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा। लेकिन अगर मुझे साइज के साथ साथ उसकी शेप और उसका ओरिएंटेशन भी पता है, तब मैं और भी निश्चित प्रोबेबिलिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पर मिल सकता है मुझे। तो ये सब जो इक्वेशंस थी, ये जो पाथ के बारे में फंक्शंस आए थे, ये सब श्रोडिंगर इक्वेशन ने दिए थे। सो हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? इसे जनरली हम एन से डिनोट करते हैं, और एन जो होता है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ले सकता है, यानी कि एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और एन मतलब कुछ भी हो सकता है। तो लेट से अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए देखूं या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए देखूं, तो जो एनर्जी और साइज होगा वो डिपेंड करता है सिर्फ एन की वैल्यू पर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, इसको हम जनरली यूज करते हैं एनर्जी फाइंड आउट करने की और साइज फाइंड आउट करने की कि उस ऑर्बिटल का एनर्जी और साइज क्या होगा। सो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि इट डिटरमाइंस द साइज एंड टू द लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो अगर मैं हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करता हूँ, तो एनर्जी और साइज हाईली डिपेंड करता है सिर्फ एन की वैल्यू पर। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम एनर्जी और उसका साइज फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये आप पहले नोट डाउन कर लो अपनी भाषा में, हम फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जेम्स, अब अभी हम सब फॉर्मूलेस पढ़ेंगे धीरे धीरे क्लास में आगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे भी हुए हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करनी है तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट की जा सकती हैं। कि लेट से अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे पास n गिवन है, तो मैं वहाँ से ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सिंपल फॉर्मूला होता है मेरे पास n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, वो मैं वहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितने मेरे पास ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। n स्क्वायर, ये मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसकी मदद से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो अगर मेरे पास n गिवन है ना, लेट से n 1 है, तो उसके लिए मेरे पास स्पेसिफिक शेल का एक नेम भी होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। तो एक कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो शेल हो जाएगी l, अगर n की वैल्यू 3 है तो शेल हो जाएगी m, अगर n की वैल्यू 4 है तो शेल हो जाएगी n। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंगली जब मैं मूव करता हूँ तो मेरे पास शेल को मैं नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर देता जा रहा हूँ। और यहाँ पे फॉर्मूला हमने देख लिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को भी आइडेंटिफाई करता है, यानी कि अगर मेरे पास वैल्यू गिवन है n, तो मैं वहाँ से धीरे धीरे जिस तरीके से n की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं शेल की भी वैल्यू इंक्रीज करूंगा, जैसे कि यहाँ पे शेल की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी साथ में इंक्रीज होंगे, उनका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर से। ठीक है, तो जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सिंगल शेल को, कि मतलब अब मेरे पास जितनी भी एन स्क्वायर की वैल्यू आएंगी वो सबसे एक सिंगल शेल के लिए होगी, या तो वो के शेल होगी, या एल शेल होगी, या एम शेल होगी, या फिर एन शेल होगी। और जैसे जैसे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इंक्रीज करते जाते हैं, उसी तरीके से हमारा जो साइज है वो भी इंक्रीज करता जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी जितना हम दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, उतना ही इलेक्ट्रॉन हमें
थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है कि साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन दूर स्थित होगा न्यूक्लियस से। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने पढ़ा था कि एक्साइट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उसे एनर्जी कुछ देनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को मिटाकर हमें उसको इलेक्ट्रॉन को दूर लेकर जाना है, तो ऑब्वियसली वहां पर उसे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए एनर्जी जो होती है हर एक ऑर्बिटल की वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो एन के इंक्रीज होने से क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो एन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा या कहाँ स्थित होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अभी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है और क्या बताता है? तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताता है, और जिसे हम सिंपली नाम से बोल भी सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल की वैल्यू हमेशा n-1 होती है। यानी कि एल जो है डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। यानी बोलें कि एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। वो कैसे? मान लो कि मुझे एन की वैल्यू 2 गिवन है, तो जो एल की वैल्यू है वो हमेशा n-1 होगी। यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी मेरी, एक तो वैल्यू हो जाएगी 1 और एक वैल्यू हो जाएगी 0। अगर मेरे पास लेट से n गिवन है 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 गिवन है, तो एल की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यानी कि लेट से यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि अगर n मेरे पास 1 है तो वैल्यू ऑफ l इज ओनली 0, और n इक्वल टू 2 है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l हो जाएंगे मेरे पास 0 और 1। मतलब n-1 कर देंगे, हमें वहां तक जाना है 0 से लेकर के। अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 है जैसे कि यहाँ पे है, तो n इक्वल टू 3 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी हैं? तो वो हो जाएंगी एल की वैल्यूज, यानी 0,1,2। तो स्टार्ट हमें 0 से ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ एल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एल जो है यहाँ पे लिखा है कि इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, तो एन कैन रेंज फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल कौन कौन सी हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे n-1 तक। तो इस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो आप उसे भी पढ़ोगे तो तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ एन के हिसाब से हम शेल्स को नाम दे रहे थे, KLMN। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ एल के हिसाब से हम उनकी सब शेल्स को, जैसे एन डिनोट कर रहा था शेल को, उसी तरीके से एल के अंडर आती हैं सब शेल्स। तो उन सब शेल्स को भी हम नोटिफिकेशन दे रहे थे, जैसे कि 0 के लिए नोटिफिकेशन है S, 1 के लिए है P, और 2 के लिए D है। इस तरीके से FGH आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ एल के हिसाब से नोटिफिकेशन देते हैं। जनरली हम जो है यहीं तक जाते हैं, या अगर आगे और भी डिस्कवरी होती है तो जी तक भी जा सकते हैं, लेकिन एच तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस तरीके से, लेकिन आगे पॉसिबली हो सकता है। ठीक है, तो हमने सब शेल्स को नोटिफिकेशन दिया। अब मान लो कि मैं इसे और अच्छे से डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, उसे किस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू ऑब्वियसली n-1 होगी 0। अब मान लो n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 के लिए मेरे पास l की दो वैल्यू आती हैं, एक आएगी 0, एक आएगी 1, तो वो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब n की वैल्यू अगर 3 है मेरे पास, तो l की वैल्यू ऑब्वियसली 3 होंगी, एक होगी 0, एक 1, एक 2। तो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस बनते हैं, वो हम देखते हैं किस तरीके से लिखना है। इस 1 को हमने लिख दिया यहाँ पे, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा था s को, जैसे हमने देखा ना 0 s को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड को n को, और ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है s को, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़े तो ये n हो जाएगा यहाँ पे 2, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है p को, तो ये हो गया 2p। इसी तरीके से 3 रिप्रेजेंट कर रहा है n को, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है s को, तो ये हो गया 3s। इस तरीके से यहाँ पे 3p हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा। इस तरीके से नीचे बढ़ेंगे तो ये 4s हो गया, ये हो गया 4p, ये 4d, 4f। तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि भाई n और l इस तरीके से ना लिख के हमने सिंपल 1s 2s 2p इस तरीके से लिख दिया, मतलब बस डिनोट कर दिया, नोटेशन हमने उसे दे दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर मूव करते हैं, वो है, तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
वैसे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा सब, पेज नंबर तो मुझे याद नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में सब है। आपको बस रिवाइज करना है, या तो आप वीडियो से रिवाइज कर लेना, या एनसीईआरटी में बस थ्योरेटिकली ज़्यादा लिखा हुआ है वो। मैंने बस इररिलेवेंट जो पोर्शन है ना, जो आपको काम नहीं आएगा इररिलेवेंट, तो वो सब मैंने हटा दिया था, और बस काम की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो वीडियो देख लेना, वीडियो से जल्दी समझ में आए, वरना बुक पढ़ लेना अगर बुक से जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो मूव करते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एम से। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है क्या, और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें बता रहा है ओरिएंटेशन के बारे में, कि वो किस तरफ ओरिएंटेड होगा। ओरिएंटेशन को जनरली हम शो करते हैं कि उसकी एम की वैल्यूज से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में एम और एल से डिनोटेड है। ठीक है, वो रीज़न होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे छोटे से एल से क्यों लिखा हुआ है। तो अभी के लिए हम बस ये याद रखते हैं कि हमें ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एल पर। यानी कि जो अभी हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा, सब शेल्स पढ़ी, उनके ऊपर डिपेंड करती है इस एम एल की वैल्यूज। अब वो किस तरीके से, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमेशा 2l+1। यानी कि अगर मेरे पास लेट से एल की वैल्यू है 1 है, लेट से एल की वैल्यू 1, ठीक है, तो एम एल कितने हो जाएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ एम एल। तो नंबर ऑफ एम एल हो जाएंगे मेरे पास, फॉर्मूले में रखता हूँ मैं सिंपल 2l+1 में, तो 2 1+1 यानी कि 3। अब 3 एम एल्स हो जाएंगे टोटल। अब 3 एम एल्स कौन कौन से होंगे? एक होगा मेरे पास 0, एक होगा 1, और एक होगा -1। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कैसे आई? हमने क्या किया सिंपल यहाँ पे, कि ये जो L1 था, इससे हमने कम वैल्यूज ले ली, मतलब एक तरीके से मॉड ही कर दिया, कि 1 हो गया और 0 हो गया, एक -1 हो गया। अगर मेरे पास L होता 2, तो L=2 के केस में क्या करते, हम सेम फॉर्मूला पुट करते, तो मेरे पास नंबर ऑफ एम एल आ जाते, मतलब एम एम ही लिखो, और ये हो जाते नंबर ऑफ एम एल, सिंपल 2 × 2 + 1, यानी कि हो जाता 5। 5 कौन कौन से होते? एक होता 2, एक होता 1, एक 0, एक -1, एक -2। इस तरीके से, मतलब जो एल है वो हमने लिखना है यहाँ पे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनस तक चलते जाएंगे। अगर मेरे पास सिमिलरली L=2 होते 0, L=0 के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ एम एल, सिंपल हो जाता है 2 × 0 + 1, ये हो जाता 1। तो वो नंबर ऑफ एम एल है मेरे पास 1, यानी कि मैं कौन 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 सा हो गया, 0 हो गया सिंपल एम एल। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कि लेट से कि यहाँ पे जो एम एल हो जाएंगे, अगर मेरे पास एल है तो इस तरीके से एम एल को मैं लिखता हूँ। ठीक है, यानी कि L=0 के लिए ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ एम एल हो जाएगी 0। हम इस फॉर्मूले में डालेंगे न 1s ऑर्बिटल आ गई, क्योंकि अब एल मेरा 0 है, तो वो कोरस्पॉन्डिंग का है एस ऑर्बिटल के, जो कि हमने अभी ऊपर देखा है कि एल का मतलब 0 से होता है एस ऑर्बिटल, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 1, तो 1s ऑर्बिटल आ गई। अब अगर मेरे पास एल की वैल्यू हो जाती है लेट से 1, तो L=1 के लिए क्या वैल्यूज आ जाएंगी एम एल की? 3 वैल्यूज आ जाएंगी, -1, 0 और +1। इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं, तो टोटल नंबर बैठता है 3, यानी कि 3 p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि L1 है और L1 कॉरस्पॉन्डिंग है p ऑर्बिटल के, इसलिए हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स आ गई। तो इन m जो है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बता रहा है और उनकी ओरिएंटेशन भी बता रहा है। ठीक है, और मान लो L=2 होता, तो L=2 किसका केस है? d का केस है, जैसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ एम एल हो जाते हैं मेरे पास -2, -1, 0, 1 और +2। इस फॉर्मूले से भी 5 ही आ रहे हैं, तो 5d ऑर्बिटल्स हो जाती हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि वैल्यू ऑफ एल थी लेट से मेरी 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ रहे थे यानी एम एल आ रहे थे मेरे पास 1, और सबशेल नोटिफिकेशन था एस से। अगर नंबर वैल्यू ऑफ एल थी मेरे पास 1, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ रही थी 3, जिसे हम डिनोट कर रहे थे पी से। अगर वैल्यू ऑफ एल थी मेरे पास 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रही थी 5, जिसे हम डिनोट कर रहे थे डी से। ठीक है, अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ एल आ रही थी 3, तो हम उसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख रहे थे 7, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एफ से। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आनी थी 9, तो वैल्यू ऑफ एल थी 4, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे जी से। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे अब हमने 3 स्पेसिफिकली क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक इसका मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है,
तीनों का हमने देख लिया कि तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि L जो है वो N के ऊपर डिपेंडेंट है और जो M है वो L के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो मान लो अगर मुझे इसमें से N पता है, N इक्वल टू लेट से 2, तो मैं बता सकता हूँ कि बाकी चीजें क्या होंगी। N इक्वल टू 2 है तो ऑब्वियसली L की वैल्यू कौन सी होगी मेरे पास, एक हो गई 0, एक हो गई 1। ठीक है, अब 0 अगर मेरे पास L है तो M की कौन सी वैल्यू हो गई, इसके लिए 0 हो गई। और अगर 1 की हम बात करें तो M की वैल्यू हो जाएंगी -1, 0, 1। तो इस तरीके से अगर मुझे N पता है तो मैं ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास बाकी दो वैल्यूज भी क्या होंगी। ठीक है, तो ये आप अपने शब्दों में पहले एक बार नोट डाउन कर लो, आराम से टाइम ले लो 1-2 मिनट का, 2-3 मिनट का जो भी लेना है, फिर हम एक और नई चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा तो सही कि किस तरीके से हम ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर रहे थे। अगर हमारे पास n है तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले l की वैल्यू फाइंड आउट करी जो 0 या 1 हो सकती है, फिर हमने उससे m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। L मेरे पास आ जाएगा 0 या फिर 1, और यहाँ से मैं M भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर L मेरे पास 0 है तो M आएगा ऑब्वियसली 0। अगर मेरे पास L 1 है तो M आ जाएगा मेरे पास -1, 0 या फिर 1। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पिन क्या है और हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो अभी हमने जो 3 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े वो जो है एक्चुअली बता नहीं पा रहे थे कंप्लीटली कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी एक नए क्वांटम नंबर की जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, और जिसे हम डिनोट कर रहे थे MS से। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ML से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिन को MS से। तो बस यही है कि वहाँ पे एक छोटा सा डाल देते हैं हम सबस्क्रिप्ट में L। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ML लिखा हुआ है, तो ये जो सबस्क्रिप्ट में L लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में S। ओके, तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो हम देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्पिन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है कि मेरे पास मान लो इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है ऑब्वियसली रोटेट कर रहा होगा। अब जैसे हमारे पास अर्थ है वो भी रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर। तो वो ऑब्वियसली या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो ये जो स्पिन है ना, ये यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कहाँ कर रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज कर रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। तो ये जो स्पिन की वैल्यूज होती हैं, हम स्पिन की इन वैल्यूज को दो चीज़ों से कैरेक्टराइज करते हैं। दो चीज़ कौन सी होती हैं, वो एक होती है +1/2 और एक होती है -1/2। ठीक है, +1/2 हमारी क्या बता रही है, एक स्पिन की स्टेट बता रही है इलेक्ट्रॉन की। उसी तरीके से -1/2 भी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट बता रही है। हम इसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया अप एरो से, तो ये बता रहा है कि स्पिन हो रहा है अप डायरेक्शन में। अगर डाउन लिख दिया तो ये स्पिन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये कॉरस्पॉन्डिंग मतलब रेस्पेक्टिवली ये अपनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को भी यहाँ पर शो कर रही हैं। तो बस ये होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन। इससे हम इलेक्ट्रॉन किधर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बस हम वो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सम अप कर देता हूँ जो भी अभी तक हमने पढ़ा। तो हमने 4 क्वांटम नंबर सब यहाँ पे पढ़ लिए। पहले क्या था, एन था, जो डिफाइन कर रहा था कि शेल क्या होती है, या फिर उसको हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे थे। KLMN हमने शेल्स पढ़ी। हमने साइज देखा किस तरीके से डिटरमाइन हो रहा था ऑर्बिटल का, और एनर्जी भी हम इससे डिटरमाइन करते ही हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा। इसमें हमने सबशेल्स देखी। सबशेल्स ऑब्वियसली हम जो है जैसे मान लो n इक्वल टू हमारे पास था 2, तो l को मैं लिख रहा था 0 या फिर 1। तो इस तरीके से हम l को डिनोट कर रहे थे। और हमने ये भी पढ़ा कि जैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ले रहे थे तो उसमें जो सबशेल्स होती हैं वो टोटल ऑर्बिटल्स अपनी 2l+1 होती हैं। तो अगर l इक्वल टू 0 में डालूंगा यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, तो मेरे पास सबशेल आ जाएगी 1, यानी कि 0 से रिप्रेजेंट कर रहा था मैं। और अगर मैं यहाँ पे l इक्वल टू 1 डालूंगा तो मेरे पास सबशेल आ जाएंगी 3। ओके, तो मैं इस तरीके से हम जो है m को भी स्टडी कर रहे थे। फिर हमने जो है एस ऑर्बिटल के बारे में भी पढ़ा, कि पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा कि एल इक्वल टू 0 है तो हम उसे एस ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर रहे थे।
L इक्वल टू 1 है तो p ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरीके से अगर हमारे पास L इक्वल टू 2 है तो उसे हम d ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और d ऑर्बिटल है तो हमारे पास टोटल 5 d ऑर्बिटल्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ और 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं और 1 एक s ऑर्बिटल होती है। ओके, तो ये हमें चीज़ें पता चलती हैं क्वांटम नंबर से, जिसका हमने फॉर्मूला भी देखा है, 2l+1 होता है, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर हमने एक स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होता है वो पढ़ा, जिससे हम ओरिएंटेशन बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या है, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने जनरली समझ करके पढ़ी। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें अब बताना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। तो इसे हम देखते हैं, तो आप भी ट्राई करो, हम भी यहाँ पर ट्राई करते हैं कि अगर मेरे पास n इक्वल टू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, मतलब कितने ही होते हैं, वो यही पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अभी हमने सिंपल वैसे फॉर्मूला पढ़ा था कि और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का होता है n स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो n स्क्वायर होता है, तो सिंपल ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो टोटल ऑर्बिटल्स अपने पास होती है 9। अब इसे हम अंदर बिल्कुल डीप में जाके निकालेंगे कि किस तरीके से होती हैं। तो n इक्वल टू 3 है मेरे पास, तो l की वैल्यूज कितनी कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 0, एक हो जाएगी 1, एक हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ l में आ जाएंगी ये तीन चीज़ें। अब अगर मैं m की वैल्यू कैलकुलेट करूँ मतलब ऑर्बिटल्स में, तो m यहाँ पे 0 के लिए हो जाएगा 0, 1 के लिए हो जाएगा हमारे पास +1, 0 और -1, 2 के लिए हो जाएगा हमारे पास +2, +1, 0, -1, -2। तो इन सब ऑर्बिटल्स को गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये भी टोटल हमारे पास 9 आ गई। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लंबे तरीके से, और छोटे तरीके से भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली एग्जाम में हमें छोटे तरीके से निकालना है, लेकिन सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के एग्जाम में हमें लंबे तरीके से दिखाना है, क्योंकि उन्हें शौक है लंबे तरीके से दिखाने का। ठीक है, अगर मेरे पास सिंपल n की वैल्यू गिवन है तो मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला यूज करता हूँ n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ओके, तो अब हमें ये गिवन है क्वांटम नंबर की वैल्यूज, हमें बताना है कि वो कौन सी ऑर्बिटल में लाई कर रहा है बेसिकली। तो अगर मेरे पास n इक्वल टू 2 है तो मैं उसे 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, l इक्वल टू 1 है तो यानी कि मैं उसे p से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, 2p ऑर्बिटल ए केस में। बी केस की बात करें तो बी केस में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है। n इक्वल टू 4 है तो 4 यहाँ लिख दिया, l 0 है तो यानी s हो गई, तो 4s ऑर्बिटल हो गई। नेम ही तो बताना है हमें। हाँ, तो नोटेशन हमें बतानी है एसपीडीएफ को यूज करके, वही हम कर रहे हैं। सी केस में देखें, n की वैल्यू 5 है, l इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगी मेरे पास 5, और l3 क्या डिनोट कर रहा है, 0 SP d f डिनोट कर रहा है, तो ये हो गई 5f ऑर्बिटल। इसी तरीके से डी वाले केस में देखें तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 यानी d, तो ये हो गई 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिंपल बस हमें चीज़ें याद करनी है और अपने आप क्वेश्चंस होते जाएंगे। जेम्स का एक क्वेश्चन है कि उनको एक कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया 2.67। तो जेम्स हम इसे डाउट क्लास में देख लेंगे, अभी के लिए तो कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा, हो सकता है आपको कंसेप्ट आज समझो तो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अभी तो मुझे फिर एनसीईआरटी में वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ पे है, अभी मैंने खोल भी नहीं रखी कहीं एनसीईआरटी, इंटरनेट पे ढूंढनी पड़ेगा। ठीक, तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अभी हमने ऑर्बिटल्स के बारे में देख लिया कि किस तरीके से हम उन्हें फाइंड आउट कर रहे थे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना कि शेप, वो दिखते कैसे हैं, किस तरीके की उनकी शेप होती है। तो शेप डिटरमाइन करने के लिए हमने ऑब्वियसली एक वेव फंक्शन साई को यूज़ करते हैं, और उसकी वैल्यूज देखते हैं कि आर के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरीके से चेंज हो रही हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास जो है, मैं दो ऑर्बिटल लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ, एक 1s और एक 2s। तो 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए अगर मैं ग्राफ देखूं, तो 1s के लिए मेरे पास ग्राफ है ये वाला, ये दोनों ग्राफ मेरे पास 1s के लिए हैं, और 2s के लिए मेरे पास ये दोनों ग्राफ। इन ग्राफ को भी समझते हैं, ज़्यादा मतलब विचलित नहीं होना है हमें, इतने भयंकर ग्राफ देख लिए सर क्या होगा। ओके, तो ये ग्राफ जनरली हमें बता रहे हैं फंक्शन साई, ये साई लिखा है इस तरीके से, साई फंक्शन है आर के टर्म्स में, और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है रेडियस नैनोमीटर के अंदर, और ये इधर वाली साइड लिखा है साई आर
ओके, तो एक चीज जो गड़बड़ हुई है वो ये है कि 1s के लिए ये दोनों हो गए, 1s इधर है और 2s है इधर, ठीक है। ओके, तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है बता रहा है साई स्क्वायर आर का फंक्शन, और ये है रेडियस इधर। और इसी तरीके से यहाँ पे ये भी साई आर है, ये है रेडियस इन नैनोमीटर, और यहाँ पे ये चीज़ है साई स्क्वायर आर, और ये है रेडियस इन नैनोमीटर। तो ये बेसिकली ग्राफ जो शो किए थे श्रोडिंगर भाई साहब ने, वो थे 1s के इधर और 2s के इधर। तो दो ग्राफ थे, एक था साई आर और आर का, और एक था साई स्क्वायर आर और आर का। तो अब इन ग्राफों से क्या मिल गया उन्हें, क्या उन्होंने ढूंढा इस ग्राफ से, वो भी अभी हम देखते हैं कि हम क्या ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो, तो 1s वाले के ग्राफ के अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो 1s वाले के लिए आपको पता है कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और l की वैल्यू क्या है, 0 है, सिंपल। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है, तो अब उसने ये कोशिश करी इस ग्राफ से बताने की कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेगा। अब मान लो मैं r इक्वल टू 0 पे हूँ, मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो r इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू क्या है, बहुत अधिक है। साई क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी बता रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो ओके, सो मैं यहाँ पे क्या था, r इक्वल टू 0 पे था, तो r इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है 1s के लिए, वो r इक्वल टू 0 यानी रेडियस के बहुत करीब। अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के रेडियस अगर मैं बहुत जीरो की बात करूँ, इतना छोटा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं रेडियस को बढ़ाता चला गया, यानी न्यूक्लियस के दूर भागता गया, तो जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है। इसी तरीके से साई स्क्वायर आर जो ग्राफ है, ये भी यही चीज शो कर रहा है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं रेडियस में दूर चला गया, मतलब दूर जाता गया, 0.8 0 आगे 1 पे गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही अगर मैं 2s ऑर्बिटल के लिए देखूं, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है, और l इक्वल टू 0 है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब मैं 0 पे था, तब क्या हुआ, तब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं रेडियस को बढ़ाया, तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो गई। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने रेडियस को और बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी फिर से इंक्रीज हुई, यानी साई की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, दोबारा बढ़ गई, जीरो पे, जीरो से उठकर इस तरीके से। तो यानी कि एक यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकते हैं। इसी तरीके से जब उसने साई स्क्वायर के लिए ये चीज परफॉर्म करी, तो उसे क्या मिला 2s के लिए, कि पहले तो शुरुआत में तो रेडियस 0 के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तो एकदम से प्रोबेबिलिटी कम हो गई। लेकिन और आगे बढ़ने पर फिर प्रोबेबिलिटी साइज का ऊपर गया, और फिर एकदम से वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन उसे नहीं मिला फर्दर। तो यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, पहली चीज कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ये बिल्कुल एकदम किंक आ गया, किंक बोलते हैं मतलब एकदम गड्ढा सा आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, इसे हम बोल रहे थे नोड्स। यानी कि एक नोड क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी जीरो वाली हो गई, गड्ढा मिल गया हमें वहाँ पे कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, उसे हम बोल रहे थे नोड। और जो सरफेस जहाँ पे हमें नोड मिल रहे थे उन्हें हम बोल रहे थे नोडल सरफेसेस। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लो, नोडल सरफेसेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो नोडल सरफेसेस वो पॉइंट हो गए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, तो ये चीज पहले आप नोट कर लो, फिर हम फर्दर बढ़ते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ये नोड कैसे पता लगा सकते हैं, किस तरीके से पता लगा जा सकते हैं। तो ये इनका एक फॉर्मूला होता है नोड्स जानने के लिए, कि अगर मेरे पास क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे पास n है, तो जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना किसी n क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल के लिए, तो वो होंगे मेरे पास, अगर मेरे पास ns ऑर्बिटल है, जैसे कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल थी, 2s ऑर्बिटल थी, तो अगर मेरे पास कोई ns ऑर्बिटल है, तो उसके लिए अगर मुझे नोड्स जानने हैं, तो उनका फॉर्मूला होता है n-1। ये है नोड्स का फॉर्मूला ns ऑर्बिटल के लिए। किस तरीके से, अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि जैसे अब हमारे पास 1s था, तो n की वैल्यू हो गई 1, और ये नोड हो गए हमारे पास इस फॉर्मूले से 0। n इक्वल टू 1 के लिए नोड्स कितने हो गए, 0 इस फॉर्मूले से। और वो हो भी रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी किंक नहीं आया, जैसे एकदम से यहाँ पे गड्ढा बना था ना, इधर से आप देखो यहाँ पे एकदम गड्ढा बना है, तो वो जो है एकदम गड्ढा हमें मिला नहीं, तो यहाँ पे कोई किंक नहीं आया। लेकिन अगर मैं n इक्वल टू 2 की बात करूँ, n इक्वल टू 2 के केस में क्या होगा, नोड होंगे हमारे 1, यानी कि एक किंक हमें मिलेगा, वो हमें मिला भी। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, वेरीफाई भी हो गया कि n इक्वल टू 2 पर हमें एक किंक मिल रहा है, n इक्वल टू 1 पर कोई भी किंक नहीं मिल रहा।
या फिर बोलें गड्ढा नहीं मिल रहा, तो यानी कि n=2 के केस में एक नोड हो जाएगा। तो ये चीज वेरीफाई भी हो गई। तो अब इस नोड्स का क्या फायदा है, हमें क्या फायदा मिलेगा, हमने नोड्स क्यों निकाले या फिर नोडल प्लेन में क्यों निकाले, तो वो हम नेक्स्ट चीज अभी पढ़ेंगे। तो ये चीज यहाँ पे लिखी भी है कि इट मे बी नोटेड दैट 1s ऑर्बिटल द मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। क्योंकि 1s ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास में पाया जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी न्यूक्लियस के पास। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गई जब हम न्यूक्लियस से दूर चलते गए, यानी रेडियस हमने बढ़ा दिया। और दूसरे एंड पर क्या, अगर मैं 2s के लिए देख रहा था, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो धीरे धीरे एकदम शार्पली डिक्रीज हुई 0 पे, और देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, और वो दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और कुछ एक एक पॉइंट पर रीच करने के बाद फिर वो जाके स्मूथ हो गई, मतलब 0 हो गई, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिला। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है वो 0 पर रिड्यूस कर गया, और इसी को हम बोलते हैं नोडल सर्फेसेस या बोलते हैं सिंपली नोड्स। तो ये वो पॉइंट हो गए जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिल रहा। और वो हमने फॉर्मूला देख लिया है n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास ns ऑर्बिटल हैं तो n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड हो गए, यानी कि नोड इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ऑब्वियसली अगर n इंक्रीज करेगा तो नोड्स भी मेरे फिर इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर मेरे पास 2s ऑर्बिटल है तो मेरे पास 1 नोड है हो जाएगा, और अगर मेरे पास 3s ऑर्बिटल है तो मेरे पास 2 नोड्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से सो ऑन हम बढ़ते चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अभी बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होते हैं, भयानक से बाल वाल से बना दिए इन्होंने। तो ये बाल नहीं है, ये वो चीज़ है जो माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चली। उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो अगर मैं 1s का केस देखूं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की बहुत ज़्यादा थी। फिर अगर उन्होंने 2s के लिए देखा तो उन्होंने बस उसी ग्राफ को उन्होंने इस तरीके शो किया कि पहले तो प्रोबेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन मिलने की बहुत ज़्यादा थी, फिर क्या हुआ, एकदम इस वाले हिस्से में देखो जैसे व्हाइट सा है ये, तो यहाँ पे मिल गई नोड। फिर क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में बढ़ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फिर बढ़ गई। तो इस तरीके से ये बाउंड्री जो डायग्राम है ना, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, इस तरीके से उन्होंने शो करे थे कि बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो कर रखी है इलेक्ट्रॉन मिलने की। जो इसको अगर और अच्छे से दिखाएं तो ये हो गया अपने पास जो काला काला हिस्सा है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन मिलने की। जो व्हाइट वाला हिस्सा है यहाँ पर आ गई नोड, और ये जो काला हिस्सा है फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारी आ गई है। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि अपने पास जो एस ऑर्बिटल होती है ना, वो स्फेरिकल टाइप की होती है। यानी आप देख भी रहे हो डायग्राम में भी कि ये स्फेरिकल इस तरीके से शो कर रखा है इन लोगों ने। तो ये एस जो ऑर्बिटल है वो अपनी स्फेरिकल शेप की होती है। इसी तरीके से हमारी जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी भी एक शेप होती है, और डी ऑर्बिटल्स जो हैं, अब जैसे आपको पता है डी 5 ऑर्बिटल्स हैं, पी की 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो सबकी शेप अलग अलग होती है। वो भी हम अभी देखेंगे कि किसकी शेप क्या होती है। तो अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये एक्चुअली में बस हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है। अब जो हमारी पी ऑर्बिटल होती है ना, तो पी ऑर्बिटल जो होती है हमारी, उसके ही हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं। तो एक ऑर्बिटल का नाम होता है पी एक्स, एक का नाम होता है पी वाई, एक का नाम होता है पी जेड। तो ये जनरली एक्स वाई जेड शो कर रही है डायरेक्शन, यानी पी ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से शो होती है। यहाँ पर ये 2 है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पी यहाँ पे हमारे पास डिनोट कर रखा है, एल यानी L=1 से यहाँ पे शो हो रहा है। और L=1 है अगर, तो ऑब्वियसली एन हमेशा बड़ा होता है एल से, तो n=2 होना पड़ेगा, और ये एल है। ठीक है, तो पी एक्स जो है वो इस तरीके का होता है, यानी एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 2 स्फेरिकल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा, बस यहाँ पे ये शो कर रखा है। इसी तरीके से अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूँ तो ये बस 2 स्फेरिकल जो है वाई डायरेक्शन में आ गए, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा इनकी 2 घेरों में। और जेड की बात करूँ तो बिल्कुल वो एकदम स्ट्रेट हो गया जेड डायरेक्शन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा। बस ये यहाँ पे ये शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 लोब्स है, एक लोब हो गया ये, मतलब ये जो इस स्फेयर है, बस मैं इसे लोब बोल दे रहा हूँ। तो ये एक लोब हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 लोब्स हो गए, इस तरीके से शो कर दिया मैंने। और आप यहाँ पे ध्यान भी दोगे कि अगर मेरे पास मैं 2 प्लेन ले लूँ, अब मान लो ये 2 लोब कुछ ऐसे हैं, एक लोब यहाँ पे है, एक लोब यहाँ पे है। तो अब अगर आप इस प्लेन को देखो, इस प्लेन को, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी है वो 0 है, यानी जहाँ पे ये लोब टच कर रहे हैं
वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी हमारी 0 है, तो उस प्लेन पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास ये 2 लोब थे, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन ऐसा था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी जो थी वो 0 थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पर भी इस तरीके से कोई ना कोई एक प्लेन इनके बीच में इस तरीके से फॉर्म करा होगा जहाँ पे मीट कर रहे होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी 0 होगी। और इसी तरीके से अगर मेरे पास ये है तो यहाँ पे भी एक प्लेन ऐसा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी 0 होगी और वो इस ओरिजिन से सेंटर से पास कर रहा होगा। तो अब हम ने जैसे पी ऑर्बिटल की भी शेप देख ली, इसी तरीके से हमारे पास डी की 5 ऑर्बिटल होती हैं, तो वो यहाँ पे शो भी कर रखी है। एक ऑर्बिटल होती है हमारे पास डी एक्स वाई, डी एक्स मतलब साथ में लिखते हैं। एक ऑर्बिटल होती है हमारे पास डी एक्स जेड, एक ऑर्बिटल होती है हमारे पास डी वाई जेड, एक ऑर्बिटल होती है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ऑर्बिटल होती है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास डी की भी 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। इन पांचों ऑर्बिटल्स का डायग्राम इस तरीके से यहाँ पे शो कर रखा है। जैसे पी में हमारे पास क्या थे, 2 लोब से, उसी तरीके से जो डी है वहां पर हमारे 4 लोब्स बन रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि एल यहाँ पे डी के केस में क्या होता है, हमारे पास 2 होता है। और अगर मेरे पास L2 है तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 5 होंगे, जिसमें एक होगा +2 +1 0 -1 -2। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑब्वियसली डी है, एल की वैल्यू 2 है, यानी कि तो एन हमेशा इससे बड़ा होगा, यानी एन होगा हमारे पास क्या 3 हो सकता है। तो इसलिए हम बेसिकली जो मिनिमम लेकर चलते हैं वो 3D ऑर्बिटल लेकर चलते हैं। अब मैं अगर 3D की जगह 4D भी कहूँ तो 3D और 4D में कुछ अंतर नहीं आएगा शेप में, बस अंतर आएगा एनर्जी में। जैसे कि हमने आपको बोला था ना कि एनर्जी एन के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर मेरे पास 3D और 4D लिखा हुआ है कहीं, तो उनकी बस एनर्जी में डिफरेंस आएगा, शेप हमेशा सेम रहेगी। एनर्जी में भी डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि उनका एन की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे N3 है, यहाँ पे N4 है, तो इसलिए वो बढ़ रहा है, तो इसलिए बस एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस वाले उसमें लोब में, तो यहाँ पे 4 लोब्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 लोब्स में ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 4 लोब्स में हमारे पास 2 प्लेन ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एक प्लेन हो जाएगा मेरे पास ये वाला जो यहाँ से पास हो रहा है इस लाइन से। ठीक है, एक प्लेन हो जाएगा मेरे पास ये वाला जो कि इस लाइन से पास हो रहा है, यानी क्रॉस बन गया, एक्स बन गया एक तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली 2 प्लेन्स हो गए जहाँ पे मतलब नोड होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एन एक्स जेड के लिए अगर मैं देखूँ, तो इस तरीके से एक्स और जेड प्लेन में हमारे पास ऑर्बिटल्स पाए लोब्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 प्लेन ऐसे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एक प्लेन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि वो यहाँ से पास कर रहा होगा, और एक प्लेन हो जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में, और वो इस एक्सिस से बेसिकली पास कर रहा होगा। तो यहाँ से मैं इस तरीके से लोब्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो थे उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था कि अगर मेरे पास n इक्वल टू जो भी है, तो n है मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मेरे पास जो नोड्स थे उसका फॉर्मूला था मेरे पास n-1 करके। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मतलब n की हेल्प से नोड्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। n यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो ऑब्वियसली नोड्स तो 2 हो ही जाना है, तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ। ठीक है, और बेसिकली ये जो हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम रेडियल नोड, यानी नोड्स में भी हमारे पास अब 2 क्लासिफिकेशन आती हैं। एक चीज होती है हमारे पास रेडियल नोड, और एक चीज होती है एंगुलर नोड। तो अभी तक जो चीज हम पढ़ रहे थे ना वो थी रेडियल नोड, जिसे हम लिख रहे थे n-1 के फॉर्मूले से, अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n गिवन है। तो एक होती है हमारे पास एंगुलर नोड, ज्यादा अंदर नहीं घुसना कि ये क्या होती है, बस इसका फॉर्मूला याद कर लो। इसका फॉर्मूला होता है n-l-1। ठीक है, ये होती है हमारे पास रेडियल नोड। तो नोट डाउन कर लो ये चीज, मैं इनका ग्राफ आपको शो कर देता हूँ। तो ज़्यादा तो इनमें डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये जो शुरू के 4 ग्राफ्स आप देख रहे हो इनमें लोस होप्स तो सब उसी प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन जो 5th वाला है डी जेड स्क्वायर का ग्राफ, उसका कुछ ग्राफ डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि 2 लोब्स तो ऐसे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलता है, और एक बीच में कुछ हेलिकल, जैसे सैटर्न की एक वो होती है ना रिंग, तो इसी तरीके से एक रिंग फॉर्म हो रही होती है डी जेड स्क्वायर में। तो बस डी जेड स्क्वायर डिफरेंट होता है, एनर्जी सबकी सेम है इसमें। डी ऑर्बिटल्स, ये जो पांचों ऑर्बिटल हैं, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है।
एक चीज़ जो मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, जिससे जो जेम्स का अगर डाउट आ रही थी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो जेम्स, जैसे कि आपने पूछा था कि उस वाले क्वेश्चन में डाउट आ रही थी, तो मैंने देखा है अभी इंटरनेट पे क्वेश्चन को। सो उस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। उस कंसेप्ट की हेल्प से आप उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल है ना, तो लेट्स से मेरे पास पी है, पी शेल है। पी शेल के अंदर मेरे पास 3 ऑर्बिटल है, हमने देखा। तो ऑर्बिटल्स को हम किस तरीके से लिखते हैं? स्क्वायर की फॉर्म्स में डिनोट करते हैं, 1 2 3। तो मेरे पास ये 3 ब्लॉक्स बने हैं, ये हो गए मेरे पास 3 ऑर्बिटल। बोला ही जाता है केमिस्ट्री में कि एक ऑर्बिटल के अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन लाया करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन्स लाया करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, एक का स्पिन अगर इस तरीके से मैं शो करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हमने स्पिन पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का, तो एक का अगर मेरे पास डिफरेंट होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ऑर्बिटल में लाई कर रहे होंगे। यानी हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब पी के पास तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो इस पे पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और उसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो आपस में क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस होता है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। सो ये कंसेप्ट है थोड़ा, इसको ही लेकर हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, वो भी देखेंगे एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं। वैसे तो बेसिक आपको मैंने बता ही दिया है कि एन जिसका ज़्यादा होगा, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज़्यादा होगा, उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।